वीरान पड़ा हुआ एक रास्ता, जिस रास्ते के लिए गांव के सरपंच ने कह दिया था कि रात के वक्त चाहे कितना भी जरूरी काम हो लेकिन कोई इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरे गांव के लोग सरपंच साहब के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था कि अगर हम कहें, यानी गांव का सरपंच कहे कि हवा इस दिशा में चल रही है, तो वो यही कहेगा कि नहीं, सरपंच झूठ बोल रहा है, हवा दूसरी दिशा में चल रही है। यानी उसे पूरे गांव की बातों में हाँ में हाँ कभी भी नहीं मिलाया। वो पूरे गांव से अलग और हटकर चलता है। इस व्यक्ति का नाम हीरा होता है, और हीरा एक बहुत ही जिद्दी किस्म का जो इंसान होता है ना, उसकी तरह का ये इंसान होता है, और कभी भी ये किसी की बात नहीं मानता था। चाहे धरती या जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन इसको किसी की बातें नहीं माननी थी। अब दोस्तों, मैंने जो जंगल का जिक्र किया, मतलब जो रास्ता, अब क्या है, अब हर जगह लोगों की बसावट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जगहें हैं, यहाँ पर जगहों पर घर, जमीन जायदाद, मतलब बहुत सारी चीजें, कंपनियां, जगह जगह पेट्रोल पंप और गाड़ी, और मतलब कहीं पर अंधेरा रहा नहीं है, मतलब हर जगह रोशनी। पहले क्या था कि गांव तक बिजली भी नहीं थी। लोग यहाँ पर जो मिट्टी का तेल होता है, उसे एक कहते ना कि पौवे जैसी चीज में भरकर लुक्का बनाया जाता था, लालटेन, लैंप, ऐसी चीजों को तैयार किया जाता था। उस समय की मैं बात कर रही हूँ, रामपुर गांव की बात कर रही हूँ। दोस्तों, इस गांव में जब ये हीरा जो होता है, अब ये नहीं मानता है रामपुर गांव से। और पहले आपको एक और बात बताऊं, आज हमारे पास उपकरण है, ट्रैक्टर है खेती करने के लिए। जहां हम 1 बीघे जमीन की खेती करने में बहुत ज्यादा संघर्ष, बैलों का सहारा लिया करते थे और बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, वहां आज भले ही ये तेल से चलता है, लेकिन बहुत जल्दी काम कर देता है। तो जो लोगों के पास संपत्ति हुआ करती थी ना, यानी जमीन जायदाद हुआ करती थी, वो खाली पड़ी रहा करती थी। आधी से ज्यादा जमीन खाली पड़ी रहा करती थी। कुछ लोग तो ऐसे ही थे कि घर खाने के लिए अनाज ही उत्पन्न किया करते थे, क्योंकि बहुत मेहनत का काम था। अब तो क्या है, अब तो पूरे जंगल को अगर किसी के बस में आ जाए तो वो अकेला जिम्मेदारी कर ले, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो खेतों पर ही लोगों को डर जैसा माहौल बनने लगता था। ईख वीख बो दिया करते थे। कहीं पर ऐसी जगह थी कि बहुत सारी, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो खड़े हुए हैं, और बहुत सुनसान जगह हुआ करती थी। हर गांव के पास आपको ऐसी जगह मिल जाएगी। कौन से रामपुर की बात कर रही हूँ दोस्तों? यहाँ पर जो रामपुर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये रामपुर जो जेबर टप्पल की तरफ पड़ता है, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब क्या होता है कि जो हीरा होता है, सरपंच की बात से बिल्कुल सहमत नहीं। सरपंच ने गांव वालों की भलाई के लिए कहा था। अब हीरा को बेचैनी हो उठती है, मैं देखता हूं कि कौन सा भूत है, क्योंकि मुनादी पिटवाई गई थी कि भाई उधर साइड मत जाना। कई लोगों ने वहां पर छलाबे, छराया, इस तरह की चीजों को देखा है, महसूस किया है। और वो छलाया, यानी वो छलावा और छराया भी कहते हैं गांव की भाषा में, वो बच्चे के रूप में सभी को नजर आता है, और वो लोगों को अपने काबू में करता है, और फिर लोगों में पिटाई लगाता है, और कुछ लोगों को मार भी देता है। अब हीरा को तो भैया इन चीजों को चुनौती देनी थी। हीरा रात के वक्त उसी रास्ते से गुजरता है जिस रास्ते के बारे में मुनादी पीटी गई थी, यानी पूरे गांव में शोर मचाया गया था। हीरा जब उस रास्ते से गुजरता है, और उस रास्ते से जब हीरा सुबह घर आता है, तो जो हीरा हमने जंगल में यानी गांव के उस रास्ते पर भेजा था ना, वो हीरा नहीं आता है। एक पीले रंग का व्यक्ति, जिसका मानो एकदम से खून किसी ने खींच लिया हो, और बिल्कुल पीले कपड़े की तरह वो दिख रहा था, और वो उस रास्ते से बाहर निकलकर बेहोश हो जाता है। हीरा को 3 महीने लग जाते हैं आम और नॉर्मल होने में, और हीरा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वैद्य जी को करीबन 4 बार या 5 बार इनके घर आना पड़ता है। और वैद्य जी भी कह देते हैं कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है ठीक हुए या ना हुए। हीरा ने 3 महीने तक किसी को नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्यों वो इतनी बेकार हालत में है। अब लोग अंदाजा लगाते हैं कि अरे पटक दिया होगा, जो छलाबा रहता है वो तो सबको पटकता है।
जो उसके हत्थे चढ़ जाता है वो उसको नहीं छोड़ता है। लेकिन जब हीरा अपना मौन तोड़ता है, यानी अपनी चुप्पी तोड़ता है, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग अंदर से हिल जाते हैं कि भाई इतनी भयानक भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, इतना सब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हीरा अब जब उनकी सेहत ठीक होने लगती है तो गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और गांव के लोगों को सच्चाई बताना चाहता है। रामपुर गांव का हीरा कहता है कि भैया सच में ही सरपंच ने जो कहा था वो सही था। सरपंच जिस तरफ चेहरा कर कर खड़े होंगे मैं तो विश्वास उसी तरफ करूंगा। ये कहता है, गांव वाले पूछते हैं भाई तुम्हें क्या हुआ, अब तो तुम ठीक हो, तुम्हारी सेहत दुरुस्त होने लगी है, आखिर तुम्हें ऐसा हुआ क्या था कि तुम आते ही जमीन पर बेहोश हो जाते हो और मानो किसी ने तुम्हारे अंदर से खून खींच लिया हो। इसके बाद हीरा बताता है कि भाई मैं सरपंच से जलता हूँ, आप लोगों को भी पता है, लेकिन ये सच्चाई मैं मानना चाहता हूँ। मैं भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरता। हीरा भूतों से नहीं डरता था। वो कहते थे कि भूत तो कहीं होते ही नहीं है, छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी चीजें तो होती ही नहीं है, ये सब बकवास है। हीरा कहता है कि मैं जब इन सारी चीजों को महसूस करना चाहता था और गांव के सामने सरपंच को झूठा दिखाना चाहता था, तो मैं अब उस रास्ते पर करीबन 11:30 बजे घर से निकलता है। जब ये उस रास्ते पर 11:30 बजे घर से निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों ये बात तो पूरे वहां पर आसपास फैली हुई थी कि जो ये छलावा है ये बच्चे के रूप में नजर आता है, लेकिन हीरा को ये बच्चे के रूप में नजर नहीं आता है। हीरा को ये क्या रूप में नजर आता है कि हीरा को एक बहुत सुंदर खूबसूरत महिला के रूप में नजर आता है। अब महिला भी इतनी खूबसूरत, अब हीरा थोड़ा सा उस महिला पर फिदा भी हो जाता है। वो महिला कहती है कि जी आप कौन हो, आप बड़े अच्छे मुसाफिर हो, मैं तो यहाँ पर डर रही हूँ, लोग कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई छलावा रहता है। अब हीरा को हिम्मत जागती है। हीरा कहता है कि अरे तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्यों घबराती हो, मैं भी उस छलावे से ही मिलने आया हूं। आज मैं भी तो देखूं वो कैसा छलावा है। अब वो खूबसूरत सी महिला, और हीरा अपने दिमाग पर जोर न लगाए कि ये महिला रात को 11:30-12 बजे घर से बाहर क्या कर रही है, क्या काम है इसका जंगल में, सोचकर देखिए। लेकिन हीरा उसकी बातों में मोहित हो जाता है। अब वो कहती है कि आप क्या गांव की तरफ जा रहे हैं। हीरा कहता है कि हाँ, मैं तो गांव की तरफ जा रहा हूँ। वो कहती है क्या आप मुझे अपने साथ ले चल सकते हो। हीरा कहता है कि एक शर्त पर तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ। वो कहती है कि बताओ क्या शर्त है। हीरा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि मेरा नाम रूपवती है। हीरा मोहित हो जाता है। वो हीरा जिसकी शादी नहीं हुई थी, शायद उसे उसमें अपनी पत्नी नजर आने लगी थी। वो कहता है कि हाथ पकड़कर चलोगी या दूर चलोगी। यहाँ पर रूपवती कहती है कि नहीं, मैं तुमसे पीछे चलूंगी, मुझे डर लग रहा है, आगे बाबा तुम ही चलना, मैं तो डर के कारण मर जाऊंगी। अब हीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। खूबसूरत लड़की है, क्यों ना इससे विवाह की बात की जाए। दोस्तों यहाँ पर हीरा आगे आगे चलता है। यहाँ पर ये जो रूपवती होती है कहती है कि देखो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम मेरी तरफ मत देखना, मैं तभी तुम्हारे साथ चलूंगी। हीरा ने ये शर्त भी मान ली। अब दोनों चलते रहते हैं। हीरा अपनी जिंदगी के बारे में गुनगुनाता रहता है कि मैं तो सरपंच को ये दिखाऊंगा, देखो कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अब हीरा को महसूस हो रहा था जो पायलों की आवाज थी वो जो करीले नहीं होते हैं, यानी जो घुंघरू महिला की पायल की आवाज छन छन ऐसी आएगी, लेकिन ऐसे जैसे बहुत सारे बैलों के घुंघरू बज रहे हों, ऐसी आवाज होती है। हीरा और भी कुछ बताता है कि भाई तुमने मुझे पलटने से मना किया है, तो वो आवाज एक महिला की नहीं, एकदम इस तरह से वो यहाँ पर आवाज निकालने लगता है। अब यहाँ पर हीरा सोचता है कि आपकी आवाज रूपवती इतना कैसे बदल गई, क्या मैं आपकी तरफ देख सकता हूँ। रूपवती कहती है कि चुपचाप आगे चलते चले जाओ, मेरी तरफ देखोगे तो जिंदगी भर देखने लायक नहीं रहोगे। हीरा डर जाता है। हीरा सोचता है कि कुछ और भला है। हीरा फिर हिम्मत जुटाते हुए चलता रहता है और कहता है रूपवती तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। वो कहती है, यहाँ पर वो एकदम इंसान बन जाता है। मुझे देखने आए हो, मुझे मिलने आए हो,
अब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं और अब तुम्हें मजा चखाऊंगी कि मुझे देखना कैसा लगता है। हीरा का ऊपर का दम ऊपर और नीचे का दम नीचे, जो बहुत देर से तरस रहा था पीछे की तरफ देखने के लिए, वो अब छुम खड़ा हो जाता है, चुप खड़ा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। पीछे से आवाज आती है कि खड़े क्यों हो गए, आगे क्यों नहीं चल रहे? अब तो मुझे तुमसे लड़ाई करनी है, चलो आगे। दोस्तों, यहां पर वो आगे चलने लगता है। हीरा समझ चुका था कि आज तो भैया मरना ही मरना है। इसके बाद हीरा कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने केवल सरपंच को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। यहां पर वो आवाज और भी भारी होती चली जाती है। अच्छा, सरपंच को दिखाने के लिए किया था या मुझको चुनौती दी थी? अब चुनौती को स्वीकार करो। इसके बाद वो एकदम से बहुत स्पीड से हीरा के पास से निकलता है और सामने खड़ा हो जाता है एक हट्टा कट्टा पहलवान बनकर, और कहता है कि चलो भैया, मैं छलावा हूं और चल मेरे साथ क्या करेगा। तभी थोड़ी देर बाद वो एक सुंदर सी वही नारी बनता है जो रूपवती उसे मिली थी। हीरा उससे भागकर जो नाला होता है, नाले को दागकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो वो छलावा है वो पहले महिला बना था, फिर यहाँ पर एक पुरुष हष्ट पुष्ट, इसके बाद वो छोटी सी लड़की बन जाता है और बहुत जोर जोर से रोता है। अब जब वो छोटी लड़की बनता है तो इस पंडित को दया रहम आ जाती है, क्योंकि ऐसे टाइम पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। अब पंडित उस नाले से इधर आ जाता है और इस लड़की को गोद में उठा लेता है। वो घबराकर इसे गोद में उठाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कहां से आ गई, कौन भूल गया तुम्हें यहाँ पर? यहाँ पर तो एक छलावा घूम रहा है। अब ये दिमाग पर जोर नहीं दिया कि छलावा यही है जिसे गोद में उठा रहा है, क्योंकि वो बावला सा हो चुका था ना। इसके बाद वो नाले की तरफ उस छलावे को गोद में ले जाता है, चलने लगता है। कहता है कि तुम भले ही कितनी छोटी हो, छोटी सी हो, गांव में देखूंगा किसकी हो तुम, लेकिन मेरी बहुत हिम्मत बनी है तुम्हें देखकर। तुम मेरी जिंदगी में देवी के अवतार में आई हो। अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो गोद में लड़की थी वो भारी होती जा रही थी, यानी उसका वजन बढ़ता जा रहा था। हीरा बात करते करते आगे चला जा रहा था और दोस्तों यहाँ पर वो बहुत बड़ी लड़की और यानी रूपवती बन जाती है। हीरा एकदम से उसे छोड़ता है। छोड़ते ही रूपवती एक भैंसे का रूप ले लेती है। भैंसे का रूप जब रूपवती लेती है तो दोस्तों हीरा में जितनी ताकत होती है, इतनी ताकत से वो गांव की तरफ भागता है। और क्या स्वर होते हैं? बचाओ, आज ये मुझे मारकर छोड़ेगा, मुझे बचाओ। उसकी पीठ पर वो एक मुक्का भी रखता है जिसके कारण वो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी हीरा उठकर गांव की ही तरफ भागने लगता है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। दोस्तों, ऐसी जो शक्तियां होती हैं इनका एक दायरा होता है। हीरा जैसे ही गांव के करीब पहुंचता है तो पीछे से हंसने की आवाज आती है। हंसती हुई आवाज कहती है कि जाओ, तुम्हें छोड़ा, तुम्हारी पत्नी नहीं है ना, तो तुम्हें जीवित छोड़ दिया है, वरना आज तुम नहीं बचते। दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। समझ जाओ, सावधान हो जाओ, किसी गांव वाले को दुख या परेशान नहीं किया है, केवल दिखाई देता हूं। मेरी यहाँ पर योनि है और मुझे यहाँ पर ये कर्म भोगना है, उसके बीच में आड़े मत आओ। तुम मेरे हाथों से कोई गलत कर्म मत करवाओ। तुम्हें छोड़ दिया है आज मैंने, शुक्र मानो कि तुम पर दया आ गई, तुमने मुझसे माफी मांग ली। अगर तुम आज ऐसा नहीं करते तो आज बड़ा मजा आता तुझे तोड़ने में और तुझे पीटने में। इसके बाद हीरा की जो चीखती हुई आवाज थी, वहां के आसपास के लोग आते हैं। हीरा गांव के वालों के सामने आकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि कमर में जो डुक्क लगा था ना, कमर में जो मुक्का लगा था, उसने हीरा की 2 पसलियों को तोड़ दिया था। तब भी 2 पसलियां टूट चुकी थी। इतनी तेज वो दर्द होता है, सोचकर देखिए, दिल की तरफ लग जाता तो शायद हीरा बचता ही नहीं। इसके बाद हीरा को अंदर ले जाया जाता है उसके घर। उसकी माँ कहती है कि निकम्बे, तू मेरी बातों को नहीं सुनता है, तू बड़ा बेकार और नकारा हो रहा है, काम पर तो तुझे ध्यान नहीं दिया जाता, तू रात को 12 बजे 1-1 बजे भूतों को ढूंढता रहता है,
तू छलावे को ढूंढता रहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तू इतना बदमाश, इतना बेकार, इतना वाहियात बेटा मुझसे क्यों पैदा हुआ? माँ चार खड़ी खोटी सुनाती है, शिकायत करती है। 4 बार 5 बार यहाँ पर वैद आता है। वैद दोस्तों इसकी बहुत देखभाल करता है, लेकिन जिस समय ये बीमारी में होता है बिल्कुल जैसे पीला कपड़ा नहीं होता है ऐसे हो जाता है और बिस्तर के अंदर दिखाई भी नहीं देता है। इतना प्रभाव उस चीज का इसके ऊपर होता है। यानी सोच कर देखिए, एक छलावे से मिलने के बाद एक व्यक्ति का खून सूखने लगता है, एक व्यक्ति पीला पड़ने लगता है, 2 पसलियां टूट जाती हैं। माँ हर रोज रोती है कि कुछ काम में तो हाथ बटाता था, लेकिन हाँ ये तो भैया छलावे से जाकर लड़ेगा, ये तो वहां पर जाएगा जहां इसका कोई काम नहीं है। माँ बड़ी खोटी खरी खोटी सुनाती है। अब यहाँ पर इस छलावे की 2 सूरत सभी के सामने आई थी। गांव का सरपंच जब इस हीरा की बातों को सुनता है तो इसकी बातों से सहमत होता है, क्योंकि आज तक इस छलावे ने किसी को दुख नहीं पहुंचाया था, किसी को परेशान नहीं किया था। तो गांव वाले मिलकर एक फैसला लेते हैं। गांव वाले फैसला लेते हैं कि भैया आज के बाद हम उस जंगल में यानी उस तरफ रात के वक्त नहीं जाएंगे। इतना भी कहा जाता था कि दिन के वक्त भी उस छलावे का आभास हो जाया करता था किसी व्यक्ति के रूप में, लेकिन उसने किसी को परेशान नहीं किया, उसने किसी को इस तरह से नहीं किया। केवल ये एक यहाँ पर हीरा ही ऐसा होता है जिसकी उस छलावे ने 2 पसलियां तोड़ दी थी और जिसे 3 साल तक बिस्तर पर लगा कर रख दिया था। कहते हैं कि हीरा जब सपने में सोता है तो सपने में भी उसे वही छलावा नजर आता है और हीरा घबरा जाता है उस छलावे के बारे में सोचकर, और वो फिर उसके बाद कभी भी उस दिशा में जाता ही नहीं है। सरपंच साहब से भी माफी मांगता है, गांव वालों से भी माफी मांगता है, और गांव वालों ने भी छलावे के साथ रहना मंजूर किया था। उसे कोई परेशान नहीं करता है और उसने भी किसी को कोई परेशानी नहीं दी। ये घटना काफी प्रेरणा देती है और बहुत अच्छी स्टोरी है। ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, इतनी समझदारी हो जाए तो बहुत अच्छे से वक्त कट जाए। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी हम किसी को परेशान करते हैं तो वो हमें दुगना परेशान करते हैं, तो हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये थी वो घटना जहां पर एक इंसान का ईगो या एक इंसान का घमंड एक छलावे ने तोड़ा, और यहाँ पर बाद में तो वो भैंसा बनकर उसके पीछे भागता है। बड़ी रोचक कहानी है, बड़ी रोचक घटना है और दिल को छू लेने वाली है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ यूट्यूब बटन के साथ। आप सभी ने मुझे बधाई दी, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पूरे परिवार का। आप सभी के बिना ये काम तो संभव नहीं था, आप सभी थे तभी तो मैं यहाँ तक हूँ और यहाँ से आगे भी जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है मेरा परिवार मेरा साथ जरूर देगा, ये पक्की बात है, क्योंकि मेरा परिवार मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।